गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज अ टुडे आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म और ये हमारा हिंदी मीडियम का एनटीटी ऑनलाइन क्लासेस का 26th लेक्चर है। मराठी में हमारा ऑलमोस्ट 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम लोग अभी अ, बहुत ही जल्द हिंदी में भी कोशिश करेंगे कि चैप्टर 3 4 जल्दी कंप्लीट करें। पहला चैप्टर आज हो जाएगा 30 पेजेस तक। उसके जो ये नोट्स आपको मैंने दिए हैं, आप उसमें एप्लीकेशन में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और साथ साथ में अगर प्रिंट आउट रहेगा आपका, जिन लोगों के पास एक्सेस है अभी, उन लोगों का आप ये साथ साथ रीड भी कर सकते हो। अभी मैं आपका जो रिजल्ट है आज पहले अनाउंस कर देता हूँ। जो एग्ज़ाम हमने कंडक्ट कराया था स्कॉलरशिप के लिए, वो उसका एक रिजल्ट मुझे अनाउंस करना है, वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो जाएंगे हम लोग टेलीग्राम पे जो मैं अपडेट डालता हूँ वो मैं अभी यहाँ पे सेंड करता हूँ वाया व्हाट्सएप में जो डाला था कि कौन टॉपर आए हैं, है ना। तो वो दिखेगा आपको यहाँ पे। हो गया टेलीग्राम में चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, उसका बैनर दिख रहा है यहाँ पे। सो ये रिजल्ट रहा। सो वो रिजल्ट भी दिख रहा है आपको। ठीक है, ये अ, मयूरी सिंदलकर, मयूरी सावरबांदे और रेवती धाकड़कर ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और वो मैं हमारे बैकएंड से भी दिखा देता हूँ आपको कितने स्टूडेंट्स आए और उन्होंने वो टेस्ट परफॉर्म करा, तो उसमें भी आपको ये दिख जाएगा। इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव। ये ख्याल मुझे पहली बैच में भी आया था, बट इट वॉज नॉट द करेक्ट टाइम टू लॉन्च दैट। लोड हो रहा है अभी। तो ये टेस्ट था स्कॉलरशिप टेस्ट, 26th मॉक टेस्ट एनटीटी मार्च। ओके, तो उसमें 5 बजे तक जितने हुए थे उसमें जो टॉपर्स थे वो वो सेम ही है अभी। 50 तो 53 लोग थे अभी, और 2 लोगों ने परफॉर्म की है। तो मयूरी सिंदालकर मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रैंक 1। मयूरी, डॉक्टर मयूरी सावर बांदे मैम, यू हैव रैंक 2 एंड रैंक 3 दैट्स रेवती धावाड़कर, दैट्स 34 आउट ऑफ 100। ये जो है 3 टॉपर्स को हम लोग फ्री में एक्सेस देंगे कल। ओके, तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देयर वेर द 55 पार्टिसिपेंट्स, सिद्धांत, स्नेहा, विद्या जाटी, विभा, अश्विनी, देव, ये सब लोगों ने यहाँ पे हमारा जो मॉक टेस्ट था वो ट्राई करा। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे आप एक एग्जाम का फील भी आपको आता है, एक्सपीरियंसिंग द रियल लाइफ एग्जाम, सीबीटी कैसे होता है उसके लिए एक मॉक ड्रिल रहता है, मॉक टेस्ट, और उससे हमारा साइकोलॉजी अच्छा बनता है एग्जाम रिलेटेड। सो बिना कुछ समय गंवाए मैं अभी हमारा जो टॉपिक था उसका नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहा हूँ। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग, ये हम लोग को देख रहे थे कौन से फैक्टर्स है वो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, है ना। किसके? तो लर्नर के, स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो पहले था प्रायर नॉलेज, वो हमने देख लिया है। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी, वो हमारा चल रहा था। तो लर्नर प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस, लर्नर जो है वो अलग अलग स्टेजेस से, मतलब स्टूडेंट अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज है डुअलिस्टिक थिंकिंग, then multiplistic thinking, then relativistic thinking and
द कमिटमेंट। तो दीज आर द स्टेप्स। तो ये स्टेप्स आपको एमसीक्यू में रहेंगे। एमसीक्यू का टाइप रहेगा सीक्वेंसिंग का, DMRC, ऐसा उसका ट्रिक बना सकते हैं, DMRC। ठीक है, तो ये सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन रहेगा। पहले ड्यूअलिस्टिक थिंकिंग करेंगे, आइदर इट्स रॉन्ग और राइट, जिससे हीरे को डिफरेंट डिफरेंट पहलू गिराए जाते हुए, वैसे एक ही चीज को मल्टीपल एंगल से सोचना, पहले तो वो सही है या गलत है, उसके बाद मल्टीपल एंगल से सोचना, रियलिस्टिक वे में उसको सोचना, रिलेटिविस्टिक थिंकिंग करना, और कमिटमेंट देना कि हाँ ये मैं अभी करूँगा, आई विल डेफिनेटली डू दिस टास्क, ऐसा एक जो सोचना होता है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। द टीचिंग बियॉन्ड कॉग्निटिव रेडीनेस लीड्स टू सुपरफिशियल लर्निंग। अगर ये चीज उनमें डेवलप नहीं करी तो वो क्या करते हैं, सुपरफिशियली लर्न करना चालू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन के डिटेलिंग में, कॉम्प्लिकेशन में जा रहे, तो मर्फी साइन, उसका जो पेन होता है, रिबाउंड टेंडरनेस वगैरह, ये चार पांच चीजें रट के एग्जाम में लिखे तक उनका नॉलेज डिपेंड रहता है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि सर्जिकल कैसी प्रोसीजर होती है, कौन सी नर्व को प्रिजर्व करना होता है, जो रेटिंग बिटवीन द लाइंस वो नहीं देखते नहीं है। तो हो गया, वो हो गया सुपरफिशियल लर्निंग, वो नहीं होना चाहिए, डीप लर्निंग होना चाहिए, और उससे हमारा टीचिंग अच्छा बनता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ द लर्नर। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, खुद का इंटरेस्ट होना। आपने थ्री इडियट्स में देखा ही होगा कि ये जो आर माधवन, माधवन का जो कैरेक्टर है, वो पहले इंजीनियर होता है, क्योंकि उसके पिताजी उसको फोर्स करते हैं कि नहीं आपको इंजीनियर ही होना है, आपका करियर ही उसी में बनेगा। फिर जो थर्ड ईयर में रहता है, तो थर्ड ईयर में उसको जो वो छोटे छोटे एनिमल्स की जो पिक्चर्स भेज देता है, अच्छे नेचुरल जो जर्नल्स रहते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे उसको फोटोग्राफी का कॉल लेटर आता है कि अभी आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एज अ करियर करना है। तो वो उसका इंटरेस्ट था, तो वो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन था। क्यूरियोसिटी भी ऐसे ही होता है। अभी बहुत सारे स्टार्टअप एंड इनोवेशन में लोग शार्क टैंक देखते होंगे, तो शार्क टैंक में जो क्यूरियोसिटी रहता है आइडिया के ऊपर, वो आगे जाके आपको काम में आता है। तो दैट इज अ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब क्या? तो ग्रेड्स मिलना, आप अच्छा पढ़ाई करोगे तो आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा, ये हो गया आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। रिवॉर्ड भी वैसे ही, बच्चे अगर टेंथ में अच्छे मार्क्स कर देंगे तो उसको हम लोग मोटरसाइकिल लेके देंगे, ट्वेल्थ में अगर अच्छा करेंगे तो उसको आईफोन लेके देंगे, आईपैड लेके देंगे, ऐसा पेरेंट्स लोग मोटिवेशन करते हैं। तो ये पेडागोगी में काम में आता है, एंड्रोगोगी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ही ज्यादा मायने रखना माना गया है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेटेड लर्नर जो है वो अटेंड बेटर, अगर उनका मोटिवेशन सही है तो वो अच्छे से क्लास अटेंड करते हैं, डीपली एंगेज होते हैं। अभी आप अगर गुड़ुचि नाम की वनस्पति पढ़ा रहे हो और उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखा रहे हो, उनमें क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। तो वो बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से गुड़ुचि के बारे में सारा पढ़ के आते हैं, फिर देखते हैं अरे वो 3D माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है, फिर गूगल से इमेज निकालेंगे, ग्रुप में भेजेंगे, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अलग अलग फंक्शन के बारे में जानेंगे, उसका रसायन कार्य पे कितना रिसर्च हुआ है, वो उसके आर्टिकल ढूंढेंगे। तो ये हो गया डीपली एंगेजमेंट। नेक्स्ट, परसिस्ट लॉन्गर। तो ये जो नॉलेज है मोटिवेशनल अच्छा रहने है, जो नॉलेज है ज्यादा दिन तक उनको याद भी रहता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे कैसे होते हैं? एक तो इंटेलिजेंस, जैसे कि हम क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्लो लर्नर जिनका गति या इंटेलिजेंट कम हो रहता है, और दूसरे हैं फास्ट लर्नर या फास्ट परफॉर्मर। तो स्लो और फास्ट इंटेलिजेंस के बेस पे उनके लर्निंग गति के हिसाब से हम उनको मानते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग स्टाइल्स।
लर्निंग स्टाइल्स भी हम वहाँ पे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। सोशल कल्चरल बैकग्राउंड हम वहाँ पे अलग अलग होते हैं, तो उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। लर्निंग स्टाइल किसी को ऑडियो विजुअल पाथवे जो है वो अलग मतलब पसंद आता है। किसी को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में बहुत मजा है। लैब में कोई कोई स्टूडेंट दिन रात पढ़े रहते हैं, तो कोई लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं। कोई कोई स्टूडेंट जो है वो अच्छे से जो वीडियो देख के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर द सम सॉर्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। सोशल भी ऐसे ही बैकग्राउंड है। सोशल बैकग्राउंड में आप मानेंगे कि जैसे कोई मुंबई का अर्बन कल्चर वाला बंदा है, तो उसको टेक्नोलॉजिकल चीजें ज्यादा पसंद आएगी। अगर कोई देहात से आया है, रूरल एरिया से आया है, तो उसको एक्सपेरिमेंट करना वहाँ पे अच्छा लगेगा। तो देर आर द डिफरेंट। नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कई कभी कभी ऐसा होता है कि जो मदर टंग लैंग्वेज है, मराठी पीपल मोस्टली प्रिफर द मातृभाषा मराठी। हिंदी पीपल प्रिफर द हिंदी लैंग्वेज। और देयर द कॉमन कॉन्वेंट पीपल प्रिफर द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके। इफेक्टिव टीचिंग एडप्ट्स टू डाइवर्सिटी नॉट यूनिफॉर्मिटी। तो ये जो है कि सबको सेम पढ़ाना और हर किसी के हिसाब से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होके पढ़ाना, ये दोनों चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग एडप्ट्स टू डाइवर्सिटी नॉट यूनिफॉर्मिटी। तो ये ऐसे डायरेक्ट सेंटेंस आपको असोसिएशन रीजनिंग में आते हैं। जब जैसे ही आपने आज का पेपर अगर छुड़ाया छुड़ाया होगा, आज का मतलब 4 तारीख को डाला था, तो आप जानते हो कि जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो मोस्टली असोसिएशन रीजनिंग के टाइप के, देन उसके बाद मैच द पेयर्स, सीक्वेंसिंग, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस आपको पता चलता है ये ट्रू और फॉल्स या असोसिएशन रीजनिंग में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट। एटीट्यूड टूवर्ड द सब्जेक्ट एंड द टीचर। स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रहे तो आपको अच्छा रिसेप्टिविटी मिलेगा। आपको अच्छा जो रिसेप्शन है आपके अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपको एक अच्छा रवैया टीचर की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, पीयर्स की तरफ से मिलेगा। एंड निगेटिव एटीट्यूड अगर आपका है तो इट्स क्रिएट द रेजिस्टेंस। फिर आपको कोई मदद नहीं करेगा। टीचर्स भी अगर सिग्निफिकेंटली सेव्स द लर्नर्स एटीट्यूड। इसलिए आपका जो एटीट्यूड है एज अ टीचर वो अच्छा होना चाहिए सब स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है रेडीनेस एंड मेंटल स्टेट। लर्निंग इज इफेक्टेड बाय फटीग। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप स्ट्रेस में हो एज अ स्टूडेंट, तो या इमोशनल डिस्टर्ब हो, या आपकी तबीयत खराब है, तो आप लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। टीचिंग विदाउट कंसिडरिंग द रेडीनेस रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस। ये भी सेंटेंस सही है या गलत है, ऐसा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सपोर्टिंग मटेरियल रिलेटेड फैक्टर्स। सपोर्टिंग मटेरियल्स एक्ट एज ए कॉग्निटिव स्कैफोल्ड्स। सपोर्टिंग मटेरियल स्कैफोल्ड्स करके यूज होते हैं। जब हम स्कैफोल्डिंग मेथड को ऑफ टीचिंग को इस्तेमाल करते हैं तो रिमूव द सपोर्ट ग्रेजुअली, ऐसा उसका मतलब है। तो मैं हमेशा वहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि जब आप बाइसिकल लर्न करते हो, जब छोटे होते हो, बाइसिकल कैसे चलाना है, तो आपका जो बड़ा भाई या रहता है या पप्पा रहते हैं वो पीछे बैठते हैं, और फिर आपको बोलते हैं पेडल लगाओ। वो पीछे जो उनके जो 2 पैर रहते हैं वो जमीन को टेकते बैलेंस करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आपको बैलेंस करना आ गया, फिर वो बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं अभी पैर पैर ऊपर कर देता हूँ, स्टैंड पे वगैरह रखता हूँ ऊपर, आप चलाइए। तो बैलेंसिंग आप सीख जाते हो। उसके बाद वो क्या करते हैं, बेटा मैं भी थोड़ा सा बाहर रुकता हूँ, पीछे हूँ, मतलब मैं दौड़ रहा हूँ मगर आप चलाइए, आप बिंदास चलाइए। तो आप 1-2 किलोमीटर जैसे ही आप अपने आप चलाना चालू कर देते हो, वो बोलते हैं ठीक है अभी मैं आपके पीछे नहीं रहता, अब मैं दूर से देखता हूँ। फिर उसके बाद में बोलते हैं 10 किलोमीटर आप चला रही है साइकिल, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं खाली वीडियो निकालता हूँ आपका, और आप चला के देखिए। फिर वो बोलते हैं कि अभी सारे इंस्ट्रक्शन तो आपने फॉलो करे,
आप भीड़ में थोड़ा चला के देखो, रिंग विंग लगाओ, ब्रेक्स वेक बराबर लगाओ। अगर कुछ गिरता गिरते हैं तो मैं आपके पीछे हूँ, आप मुझे तुरंत फोन करो। तो ये हो गया रिमूव द सपोर्ट ग्रेजुअली, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग मेथड। और सपोर्ट मटेरियल, यहाँ पे जो सपोर्ट मटेरियल है, एक्ट एज अ कॉग्निटिव स्कैफोल्ड्स दैट शेप द अंडरस्टैंडिंग। ऐसा धीरे धीरे अगर आप सपोर्ट्स निकालोगे तो आप अच्छा मानोगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंसेस। इफेक्टिव मटेरियल्स आर कॉन्सेप्चुअली एक्यूरेट, ये मटेरियल जो है कॉन्सेप्चुअली एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, द मटेरियल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड वन। लेवल अप्रोप्रिएट, लेवल इनका जो होता है वो अप्रोप्रिएट लेवल होता है टेक्स्ट बुक्स का। लैंग्वेज जो जैसी होनी चाहिए वो मतलब क्लियर होनी चाहिए। जो भी लैंग्वेज है वो सिंपल इंग्लिश या सिंपल मराठी या सिंपल हिंदी होनी चाहिए। जो टेढ़ी मेढ़ी या प्राचीन लैंग्वेज, प्राचीन यानी जो वर्ड्स अभी इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज शुड बी द क्लियर वन, वेल ऑर्गेनाइज वन, कंसेप्चुअली एक्यूरेट वन। ऐसा नहीं कि सारे मीमांसाओं को वर्णन कर दिया, रक्त चौथा देश दोष है कि नहीं इसके बारे में ही पूरा एक पूरा पेजेस लिख दिया, तो इसमें क्या हो जाएंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको सिंपल सिंपल चाहिए, दोष कितने हैं, तीन, वात पित्त कफ, चौथा दोष रक्त को माना गया है, उसका वन लाइन में सेंटेंस दे दो। वो कॉन्सेप्ट जो है वो एक्यूरेट चाहिए। ठीक है, पुअर मटेरियल encourages मेमोराइजेशन ओवर द अंडरस्टैंडिंग। तो पुअर अगर मटेरियल स्टडी मटेरियल तो वो फिर रट्टा मारते हैं, समझते नहीं बच्चे। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स एंड इंस्ट्रक्शनल मीडिया। जो अलग दूसरे दूसरे मीडिया है, जैसे कि मॉडल है हो गए, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए और डिजिटल रिसोर्सेज है, तो ये होते हैं टीचिंग एड्स के अंदर। मल्टी मॉडल प्रेजेंटेशन इनहांसेस, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट इस्तेमाल किए, चार्ट्स भी इस्तेमाल किए, उसमें वीडियो भी इस्तेमाल किए, तो वो अटेंशन, जो ध्यान केंद्रित करना होता है, ध्यान खींचना जिसको बोलते हैं, वो स्टडी मटेरियल काम करता है। एनकोडिंग भी ऐसा ही है। और रिटेंशन, रिटेंशन मतलब बहुत ज्यादा देर तक वो क्लास में ध्यान देते हैं बच्चे, फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर लेक्चर टू द लास्ट वर्ड ऑफ योर लेक्चर। नेक्स्ट है रिलेवेंस एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। मटेरियल मस्ट रिलेटेड टू द लर्नर्स लाइफ, वो उसके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए स्टडी मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बिकम्स द मीनिंगफुल थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, अवेलेबिलिटी टू द ऑल लर्नर, पूरे सारे लर्नर्स को वो बुक अवेलेबल चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बुक नागपुर में मिलती है, वो पूना में मिलती ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सिंपल, मैं लास्ट टाइम बताया था। कल्चरली न्यूट्रल, कल्चरली न्यूट्रल चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कल्चर को ज्यादा फेवर करे, हिंदुइज्म को फेवर करे, मुस्लिमिज्म को फेवर ना करे, या उसके अपोजिट हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्चरली वो जो है वो न्यूट्रल उसका एस्पेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, टीचर्स फेल व्हेन द लर्नर्स कैन नॉट एक्सेस द लर्निंग रिसोर्सेज। अगर मैं स्टडी मटेरियल आपको नहीं प्रोवाइड करूँ, खाली लेक्चर दूँ, तो आपका एंटिटी क्लियर होगा कि नहीं? आपको स्टडी मटेरियल हाथ में लिख के उसके प्रिंट आउट्स निकाल के पढ़ के देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ये एक्सप्लेनेशन भी देखना पड़ेगा। तो एज अ टीचर इट फेल व्हेन द लर्नर कैनॉट एक्सेस द लर्निंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज रिलेटेड फैक्टर्स। दीज फॉर्म्स द फिजिकल बैकबोन ऑफ द टीचिंग। फिजिकल बैकग्राउंड कौन है? स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। उसमें पहले आता है क्लासरूम। क्लासरूम के रूम कैसे होने चाहिए? उसमें सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेशन जो है क्लासरूम के अंदर वो अच्छा होना चाहिए, नॉइज कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, या हल्ला गुल्ला कर रहे हैं आपके जो छोटे बच्चे हैं, और आप बड़े बच्चों को जो पढ़ा रहे हो तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको। तो पुअर फिजिकल कंडीशन रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन एंड एंड्योरेंस। तो ये भी चीजें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी में डिफरेंट प्रोजेक्टर शुड बी देयर, स्मार्ट बोर्ड्स आर वेरी यूजफुल इन द टुडेज प्रेजेंटेशन एरा। नेक्स्ट एलएमएस, एलएमएस का फुल फॉर्म है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनेट का अच्छा खासा एक्सेस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी improves द टीचिंग ओनली व्हेन द अलाइंड विद द पेडागोगी, नॉट व्हेन यूज डेकोरेटिवली। ऐसा नहीं कि डेकोरेशन के लिए लगा के रखिए, उनका यूज भी करते आना चाहिए। नेक्स्ट इज लर्न लाइब्रेरी एंड लर्निंग रिसोर्सेज।
तो बुक्स जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ डिफरेंट जर्नल शुड बी देयर इन योर लाइब्रेरी। नेक्स्ट, डाटाबेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस, जैसे थेसिस हो गया, या सिनॉप्सिस हो गया, या कुछ ई जर्नल्स हो गए, इनका एक अच्छा डाटाबेस होना चाहिए। उसके बाद ई रिसोर्सेस, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जो क्लाउड है या इंटरनल लैन या लैन नेटवर्क पे स्टोर करके रखा है, उसका भी अच्छा एक्सेस आपको देना पड़ेगा इन लाइब्रेरी। नेक्स्ट, लाइब्रेरी सपोर्ट इंडिपेंडेंट लर्निंग को करती है, क्योंकि ऐसे लाइब्रेरी में जो बुक्स पढ़ते हो आप, तो आप, आपके ऊपर ना टीचर का कंट्रोल है, ना कोई दूसरे पीयर्स का कंट्रोल है, आप खुद का पढ़ाई खुद कर रहे हो, तो एज ए स्टूडेंट आप इंडिपेंडेंटली लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, रिसर्च ओरिएंटेड लाइब्रेरी में, जैसे निघंटु हो गए, तो सारे निघंटियों से हमने यष्टि मधु पढ़ लिए, या यष्टि मधु सारे चरक संहिता में कौन कौन से पेज नंबर में कहाँ कहाँ आई है, कितने गणों में आई, वो पढ़ लिया। तो ये हो गया आपका रिसर्च ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा देर तक अच्छे से पढ़ते हो, सारी किताबें पढ़ते हो, एक ही पॉइंट का एक्सप्लेनेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑथर का पढ़ते हो, तो आपके अंदर एक डिटेल डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल फैसिलिटीज। ये जो नॉन क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे क्रिया शरीर, रोग निदान, उसके साथ साथ रचना शरीर, उनमें लेबोरेटरी का अनन्य साधारण महत्व देख पाया गया है। उसे स्किल सेंटर्स माना जाता है। और सिमुलेशंस भी अभी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। सिमुलेशंस का एग्जांपल मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ, वो है एनाटोमीज। तो एनाटोमीज जो है, वो एक सिमुलेशंस के लिए, इसका ग्रुप में भी मैंने डाला था। ओके। एनाटोमी और फिजियोलॉजी लर्निंग के लिए एक सिमुलेटरी लेबोरेटरी बनाई गई है, जिसमें थ्री डी दिखता है ना। तो थ्री डी आप देख सकते हो, अभी मैंने उसका एनाटोमिक्स का वेबसाइट ओपन किया है, इतने सारी यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है। ऐसा एक पूरा डिसेक्शन टेबल रहता है, और उसका होलोग्राफिक स्टडी वो करते हैं बच्चे विदाउट डेड बॉडी। दे एनालाइज ऑल द डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न ऑफ, जैसे ये लंग हो गया, लंग के कितने अंदर एल्वेोलाई का स्ट्रक्चर कैसे होता है वगैरह। फिजियोलॉजी भी लर्न करते हैं, हार्ट के अलग अलग परकिंजे फाइबर्स का थ्री डी डायमेंशनल होलोग्राफिक स्टडी वो करते हैं। तो ये हार्ट का भी वैसे है। नेक्स्ट, ये उनकी कुछ प्रेजेंटेशन है। तो ये एनाटोमी नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये कंप्लीटली डिसेक्शन में जो चीजें हमारी बॉडी में रहती है, उनका स्टडी करने के लिए ही बना गया है। और ऐसे बहुत सारे अभी 3D होलोग्राफिक सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं डिसेक्शन के लिए, है ना। तो ये हो गया है सिमुलेशन स्किल सेंटर्स। जैसे हमने ऑस्पी का पढ़ा, वैसे ऑस्की होता है, और वो भी ये आपको देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर अच्छा मिला बच्चों को, तो नॉलेज नॉलेज का एक्सप्लेनेशन, सॉरी एप्लीकेशन और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो अच्छा कर पाते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। कौन से हैं? तो लर्निंग एनवायरनमेंट एक्ट एज अ साइलेंट टीचर। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका एमसीक्यू बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट टीचर। तो लर्निंग एनवायरनमेंट एक्ट एज अ साइलेंट टीचर। तो ये आपका एमसीक्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लर्निंग एनवायरनमेंट एज अ साइलेंट टीचर। ठीक है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, फ्रीडम टू आस्क द क्वेश्चन, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी बच्चा क्लासरूम में क्वेश्चन पूछता है उसको डांट दिया जाए, है ना। तो फ्रीडम होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द मिस्टेक्स। अगर गलती करेंगे और क्वेश्चन आएंगे, तभी तो बच्चे जान पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, इमोशनल सेफ्टी, देयर शुड बी इमोशनल सेफ्टी। ऐसा नहीं कि किसी ने गलती किया तो उसको बुली करा जाए 3-4 महीनों तक।
उसको चिढ़ाया जाए, उसकी रैगिंग ली जाए, तो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। फिर इनहिबिट्स क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फियर जो है वो हमेशा ये क्यूरियोसिटी को किल करने वाली चीज है। नेक्स्ट है सोशल एनवायरनमेंट, पीयर रिलेशनशिप, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट वाले चाहिए। ग्रुप डायनामिक्स, हर ग्रुप का अलग अलग मोटो रहता है, कोई ग्रुप मस्ती वाले रहते हैं तो कोई ग्रुप अच्छा ग्रुप स्टडी करके अच्छे स्कोर लेके आते हैं। कोलेबोरेशन एक्टिविटी इनमें बढ़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी देते हैं। जैसे 1 से 10 रोल नंबर को हमने प्रोजेक्ट दे दिया आय का, और दूसरे ग्रुप को हमने प्रोजेक्ट दे दिया ईयर का, और फिर दोनों को एक्सप्लेनेशन खुद एक दूसरे को करने को लगा। तो इसमें क्या हो गया, उनके सेंसरी ऑर्गन के जो एलक्यूज हो गए वो कवर हो गए। नेक्स्ट है क्लासरूम डिसिप्लिन एंड द कल्चर। इफेक्टिव डिसिप्लिन इज प्रिवेंटिव इन नेचर, नॉट द पनिशिव। तो ये भी आपको एमसीक्यू पूछा जाता है। द क्लासरूम मैनेजमेंट इज प्रिवेंटिव नॉट द पनिशेटिव। हम डिसिप्लिन किस लिए मेंटेन करते हैं, उनको सजा देने के लिए? नहीं नहीं, उनको एक जो मिसबिहेवियर होना है उसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट मेंटेन्स, इट मेंटेन्स द डिग्निटी। डिग्निटी मेंटेन भी होनी चाहिए ड्यू टू डिसिप्लिन। नेक्स्ट है सपोर्ट लर्निंग गोल्स। लर्निंग्स के जो गोल्स है उनको सपोर्ट करना उनमें ज्यादा जरूरी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इम्प्रूव्स रिटेंशन। अच्छा एनवायरनमेंट अगर स्टूडेंट को दिया गया तो वो लास्ट तक, फर्स्ट टू लास्ट लेक्चर, वर्ड ऑफ योर लेक्चर सुनेंगे। रिड्यूस ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट्स मतलब ऐसा होता है कि बच्चे बीच में ऐसा बोलते हैं कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। नेक्स्ट है एनहांस पार्टिसिपेशन। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज में, प्रोजेक्ट्स में, जो रेमेडियल कोचिंग के क्लास है या स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर एक्टिविटी में अच्छे से इम्पोर्टेंट अपना खुद का सहभाग जिसको बोलते हैं वो दे सके। ठीक है, इसलिए एनहांस द पार्टिसिपेशन ये वर्ड भी है। इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड कौन से फैक्टर्स होते हैं? इंस्टीट्यूशन क्रिएट्स द मैक्रो क्लाइमेट ऑफ, मैक्रो मतलब बड़े और माइक्रो मतलब छोटे, तो एक मैक्रो क्लाइमेट फॉर द टीचिंग प्रोवाइड करता है। दो तरह के फिलोसफी होती है, लर्नर सेंटर्ड वर्सेस एग्जाम सेंटर्ड। एग्जाम में एल क्यू इम्पोर्टेंट आना, ऐसे क्यू इम्पोर्टेंट आना, ये हो गया एग्जाम सेंटर। लर्नर सेंटर मतलब स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए ये चीज, इसके ऊपर फोकस रखना। नेक्स्ट है टीचर ओरिएंटेड वर्सेस रिसर्च ओरिएंटेड। टीचर को मद्देनजर रखते हुए एक इंस्टीट्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि नहीं, अच्छे टीचर को हम प्रमोट अच्छा करेंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट सीएमईज में जाने को देंगे और उनको उनकी डेवलपमेंट करेंगे। दूसरा रहता है रिसर्च ही करेंगे खाली, कि टीचिंग लर्निंग मेथड्स में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या डिफरेंट डिफरेंट आईसीसीआर के प्रोजेक्ट आते हैं उनमें। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन वैल्यूइंग टीचिंग रिड्यूसेस बेटर लर्निंग आउटकम, प्रोड्यूसेस बेटर लर्निंग आउटकम। अगर आप इंस्टीट्यूट में टीचिंग की कदर करेंगे तो अच्छा लर्निंग आउटकम आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, रीजनेबल वर्कलोड। अभी देखो ये बहुत हद तक सही माना जाता है कि टीचर को पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसे कोई सीएम अटेंड करने का, या एग्जाम का पूरा संभालो, एग्जाम का कैप सेंटर संभालो, उसके साथ साथ अगर नैक है तो नैक के डिफरेंट डिफरेंट क्लरिकल वर्क करो। तो इसमें टीचिंग जो है अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि वर्कलोड ही मैनेज नहीं रहता, लेक्चर भी लेना है। अभी गवर्नमेंट के जो टीचर है जिला परिषद के, उनको तो इलेक्शन का भी काम रहता है, तो अगर वो बच्चों को पढ़ाना छोड़ के इलेक्शन की ड्यूटी करेंगे तो बच्चे भी कब पढ़ेंगे? एक तो एक स्कूल में एक टीचर, ऐसा भी बहुत बार होता है, तो अगर वो वही इलेक्शन ड्यूटी पे चला गया, 2-3 दिन रहता है वो, तो 3-4 दिन का तो पढ़ाई बच्चों का चला गया। सो वर्कलोड रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज, आखिरी के 10 मिनट बचे। नेक्स्ट इज टीचिंग ऑटोनॉमी। टीचिंग ऑटोनॉमी भी अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। एकेडमिक फ्रीडम टीचर को मिलना चाहिए। ओवरलोडेड टीचर कैन नॉट टीच इफेक्टिवली, तो ये भी एक मायना है, और ये हमारा एक बैकलॉग
डेवलप करता है एज अ टीचर। नेक्स्ट है फैकल्टी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप शुड बी देयर। मैं जब डॉक्टर डी वाई पाटिल पिंपरी पुणे में पहला, जब मेरा पहला जॉब वहीं पे था, तो हमारा ज्वाइनिंग होते से ही 3 महीने के अंदर हमें वो, क्योंकि डीम यूनिवर्सिटी वहाँ पे HICT मतलब हायर एजुकेशन के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंपलसरी कम जाना था। उसमें भी यही सब चीज़ें थी कि टीचिंग ट्रेनिंग की चीज़ें, उसके साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट, उसके साथ साथ कौन से ICT टूल्स है, और रेमेडियल कोचिंग वगैरह, ये सब चीज़ें बताई गई थी। उसके साथ साथ टीचिंग लर्निंग के डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए कंटिन्यूस अपस्किलिंग इज इम्पोर्टेंट। टीचिंग क्वालिटी improves थ्रू द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज इफेक्टिव सिस्टम आर द फॉर्मेटिव नॉट अ पनिशमेंट पनिटिव। इफेक्टिव सिस्टम जो फीडबैक आप देते हो वो फॉर्मेटिव चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उससे एज अ स्टूडेंट उस स्टूडेंट को पनिशमेंट देने के लिए। नेक्स्ट है इनकरेजेस इनोवेशन, स्टूडेंट में कुछ नए ढूंढना आपका काम है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज टीचिंग एक्सीलेंस, अच्छे टीचर का भी आप जब उसको बोलते हो कि नहीं आपने बहुत अच्छा पढ़ाया एज ए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट आपको अच्छे मार्क्स दे रहे, 10 में से 9 मार्क 8 मार्क दे रहे, तो इसका मतलब आपकी टीचिंग स्टाइल अच्छी है। नेक्स्ट है, तो ऐसा प्रेज भी वो टीचर को करना चाहिए। बेस्ट टीचर अवार्ड भी आपकी इंस्टीट्यूट दे सकती है। मुझे मिला है 2024 का NTT, सॉरी, आयुर्वेदा टीचर एसोसिएशन ने बेस्ट इमर्जिंग टीचर इन द क्रिएशन अवार्ड दिया था 2024 में। तो ऐसे अप्रिसिएशन भी टीचर का होना चाहिए। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल क्लाइमेट, कॉलेजिटी अच्छे से होनी चाहिए। कोलेबोरेशन इंस्टीट्यूट में वर्क होना चाहिए। क्रियाशर के टीचर और एनाटॉमी के टीचर दोनों ने साथ मिला आके एक वर्टिकल लर्निंग सेशन, हॉरिजॉन्टल लर्निंग सेशन, और एक ही टॉपिक एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, एकेडमिक इंटीग्रिटी वहाँ पे आपकी मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लाइमेट एनहांसेस टीचर मोटिवेशन एंड द रिटेंशन। तो ऐसा अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा तो टीचर भी अच्छे से काम करने को रेडी रहता है, और उनका जो क्लाइमेट है अच्छा रहने से लास्ट तक उनमें रुचि बनी रहती है। मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग एंड बेड साइड टीचिंग, तो सबसे पहले आप ये है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स है या सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स है, उनमें 2 सेशन रहते हैं। एक क्लिनिकल मीटिंग्स रहती है। क्लिनिकल मीटिंग मतलब वो क्लासरूम में नहीं रहती, वो बेड साइड आपको पढ़ाया जाता है। तो सुबह 9 से लेके 1 बजे तक वो क्लिनिकल पोस्टिंग्स में रहते हैं। रोग निदान हो गया, बाल रोग हो गया, बाल रोग तो फिलहाल अभी फाइनल ईयर में आ गया। रोग निदान के मोस्टली रहते हैं उसमें। आप डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट के क्लिनिकल मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन बाय हचिंसन, या और भी बुक्स है, वो बुक से डिफरेंट डिफरेंट डिसीज में कौन से लक्षण पाए जाते हैं वो पढ़ते हो। ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड ईयर में BMS में जाते हैं बच्चे, तो वो डिफरेंट ऑपरेटिव्स की प्री प्रोसीजर्स, पोस्ट प्रोसीजर्स, बिटवीन द ऑपरेशन वो देखते। तो इसलिए क्लिनिकल टीचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इन द मेडिकल एजुकेशन। The clinical teaching refers to instructional method used at authentic practice settings where learners acquire knowledge, skills, attitudes, and professional behaviors through direct interaction with the real and stimulated patients। तो इसमें 2 तरह के सेशंस आप कर सकते हो। पहला है रियल लाइफ पेशेंट्स की तरफ उनसे इंटरेक्शन करना, और सिमुलेटेड सिमुलेटेड पेशेंट्स मतलब CPR आपको पढ़ाना है, तो पहले आप डायरेक्ट पेशेंट पे पढ़ाओगे क्या, नहीं, आप मैनिक्यून्स रहते हैं उन पे पढ़ा सकते हो। उसके बाद डमी बॉडी पे आप कर सकते हो। उसके बाद सरफेस मार्किंग होता है सर्जरी के लिए, अपेंडिक्स आपके बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो आप एनाटोमी के हॉल में जाना, वहाँ पे जो मरमाज रहते हैं वहाँ के पॉइंट्स मार्क करके रखना, और यहाँ पे कौन सी नर्व रहेंगी क्या रहेगी, तो ये वापस से जैसे फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ा था वही थर्ड ईयर के बच्चों को रिवाइज करवाना, ताकि वो सर्जिकल इसमें वो नर्व वगैरह ना डैमेज कर पाए। तो इसलिए ये सिमुलेटेड पेशेंट्स
एंड रियल पेशेंट। सिमुलेटेड में दो आएंगे, डेड और अलाइव। डेड में सॉरी अलाउ नहीं रहेंगे, डेड और वर्चुअल। डेड पेशेंट्स मतलब डेड बॉडीज में आपको जो स्किल लेबोरेटरी होती है सर्जरी की, वहां पे पढ़ाया जाएगा। और सिमुलेटेड वर्चुअल में मतलब वो मैनिक्यूल्स वगैरह वो सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है की कॉन्टेक्स्ट, कौन से बेड, बेड साइड पेशेंट्स चाहिए, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वार्ड्स हो गए, कम्युनिटी क्लिनिक्स हो गए, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो। देन स्किल लैब्स एंड सिमुलेशन सेंटर। क्लिनिकल टीचिंग इज वन ऑफ द कोर ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, मेडिसिन, नर्सिंग, आयुर्वेदा, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, बिकॉज इट्स अ इंटीग्रेटेड पार्ट। नेक्स्ट है कॉग्निटिव लर्निंग। आप जानना, कॉग्निटिव लर्निंग मतलब नोइंग, साइकोमोटर स्किल मतलब डूइंग, एंड अफेक्टिव लर्निंग मतलब बीइंग। नोइंग, डूइंग, बीइंग, तो इसका भी आपको मैच द पेयर्स में एमसीक्यू ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल बाउंड्रीज ऑफ क्लिनिकल टीचिंग। क्लिनिकल टीचिंग इज ग्राउंडेड इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरीज, एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्शन, ये दोनों चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है लर्निंग ट्रांसफॉर एक्सपीरियंसेस इनटू द नॉलेज। नेक्स्ट है कॉग्निटिव अप्रेंटिस, एक्सपर्ट मॉडल थिंकिंग प्रोसेस, तो ये आपको अच्छे से वहाँ पे डेवलप होती है। लर्नर ऑब्जर्व, जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन है वो पहले देखेंगे बच्चे, फिर सेकेंड ईयर में उस पर प्रैक्टिस करेंगे, इंटरनलाइज रीजनिंग लगाएंगे। और फिर जब खुद की प्रैक्टिस में है, वो बहुत सारी बार करने वाले के होते हैं बच्चे फाइनल ईयर सर्जरी के, और जब उनका कंपलसरी भी कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन आ जाता है पीजी का, तो खुद की प्रैक्टिस में वो नॉलेज अप्लाई करते हैं। सिचुएटेड लर्निंग, सिचुएटेड लर्निंग में नॉलेज इज द कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, नॉलेज यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रहता है, और लर्निंग ऑकर्स बेस्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन। अगर अपेंडिक्स के ऑपरेशन में परफोरेटेड अपेंडिक्स है तो क्या करना, पेरिटोनाइटिस हुआ है तो क्या करना है, उसको कैसे सक्शन से रूल आउट करके कितने में दिन एनबीएम रखना, तो ये हो गया एक सिचुएशन, तो इससे भी लर्निंग अच्छी मानी जाती है बेड साइड में। कंस्ट्रक्टिविज्म, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट क्लिनिकल मीनिंग। आप उनको अगर दिखाएंगे ये अपेंडिक्स गैंग्रेनियस है और ये अपेंडिक्स नॉर्मल है, तो वो क्लिनिकली देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से कंस्ट्रक्टिवली नॉलेज गेन कर पाते हैं। प्रायर नॉलेज इन्फ्लुएंसेस इंटरप्रिटेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के पहले आपको अपेंडिक्स का पूरा रिवीजन आपके जो एसआर है वो करवाते हैं, जेआर का या इंटर्न का, और उसके बाद वो देखते हैं, फिर सीखते हैं, फिर करते हैं। नेक्स्ट, Nielsen emphasizes the learning is the strongest when the students are actively engaged in authentic tasks. Which of the following is the strongest when the students are actively engaged in the authentic task? Next, characteristics of इफेक्टिव क्लिनिकल और बेडशीट टीचिंग, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहले तो लर्नर सेंटर, फिर प्रॉब्लम सेंटर, इंटरेक्टिव, कॉन्टेक्चुअल, रिफ्लेक्टिव और फीडबैक रीच, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इट इज अ ब्रिज, ब्रिज थ्योरी प्रैक्टिस गैप, इट ब्रिजेस द थ्योरी प्रैक्टिस गैप। थ्योरी प्रैक्टिस गैप को कौन फुलफिल करता है? तो क्लिनिकल टीचिंग। ट्रेडिशनल बेड साइड टीचिंग कैसे होती थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। टीचिंग कंसिडर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट, फोकसिंग ऑन द हिस्ट्री टेकिंग, क्रिया शरीर, फिजियोलॉजी में रोग पुनः परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, इसके लिए हिस्ट्री टेकिंग होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं। डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल कंडक्ट। स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो पेशेंट इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हिस्ट्री लेते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर केस, फिर क्लिनिकल रीजनिंग, एसआर जो आर को बताता है, और एसआर को कंक्लूड करता है फैकल्टी मतलब टीचर, और फिर फाइनली वो केस के बारे में फीडबैक लिया जाता है। एजुकेशनल वैल्यूज वगैरह बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल 1 मिनट बचा है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी क्लास रोक रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? आई थिंक देयर आर द 13 स्टूडेंट्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड हियर।